वेलकम टू माय चैनल तत्सम पाठशाला। तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम वर्ण की संपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हिंदी ग्रामर और संस्कृत ग्रामर संबंधित सभी टॉपिक को लेकर उपस्थित होता हूं। जो भी जानकारी हो मैं देता हूं, आपके विषय संबंधित है, इसलिए जानकारी आपको मिलती रहे। बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। और वर्ण की परिभाषा। वर्ण क्या है? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। ठीक है, मूल ध्वनि, ध्यान रखिएगा। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। उदाहरण क ख च ट त प, कुछ भी, अ आ ई उ, इसका कभी खंड या टुकड़ा नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। वर्ण के दो भेद, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। पहले स्वर वर्ण जानते हैं, इसके बाद व्यंजन वर्ण जानेंगे। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतः हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं, यानी अपने आप, स्वतः यानी अपने आप हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। बिना किसी के सहायता के स्वतः निकलता है। स्वर वर्ण स्वतः उच्चरित होता है बिना किसी के सहायता से। ध्यान रखिएगा। स्वर वर्ण देखिए कौन कौन से हैं। अ आ ई उ री ए ओ, ये सभी स्वर वर्ण हैं। 11 स्वर वर्ण, तो स्वरों की संख्या 11। ध्यान रखिएगा। स्वर वर्ण के तीन भेद। ह्रस्व स्वर, एक मात्रक स्वर को ह्रस्व स्वर कहते हैं, यानी जिसमें एक मात्रा हो, यानी कम समय लगे, जिसमें कम समय लगे या जिसमें एक मात्रा हो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ह्रस्वी, ह्रस्व और री। दीर्घ स्वर, द्विमात्रक स्वर को दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी इसमें दो मात्रा हो, यानी कुछ अधिक समय जहां लगे उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, दीर्घ और दीर्घ उ। अब देखिए संयुक्त स्वर। कई लोग तो संयुक्त स्वर को दीर्घ स्वर में ही अंतर्निहित कर दिए हैं, लेकिन हमारे विचार से ये जो है संयुक्त स्वर ही, क्योंकि दो भिन्न स्वर मिलकर के इसमें नए स्वर का निर्माण होता है। संयुक्त स्वर में होता क्या है, दो भिन्न स्वर मिलकर के नए स्वर का निर्माण होता है। जैसे अ आ ई, यानी जब भी मिलेगा तो ए होगा। दो भिन्न स्वर मिले हैं, अ आ उ तो ओ होगा, अ आ ए मिलके ए होगा, अ आ ओ मिलके होगा। जब भी होगा तो दो भिन्न स्वर मिलते हैं, तो ये इसलिए यह संयुक्त स्वर है, यानी ए ओ औ, ये संयुक्त स्वर है। एक विशेष भेद है आपका प्लुत स्वर। त्रिमात्रक स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं, यानी जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे। अरे हर स्वर में एक मात्रा का स्वर, दीर्घ स्वर में दो मात्रा का स्वर, प्लुत स्वर में त्रिमात्रक स्वर, यानी तिगुना समय लगे। जैसे ओम, कोअपि, इस तरह का प्रयोग, बीच में जो अर्धाक्षर होता है वही है प्लुत स्वर। अब स्वर की मात्रा समझिए कि कैसे उसको हम लोग उसकी मात्रा कैसे देते हैं। जैसे मान ले आ का मात्रा है केवल पाई, ह्रस्वी का बाएं से, दीर्घी का दाएं से, ह्रस्व का बाएं से, दीर्घ का दाएं से, री नीचे से ऐसे देते हैं। ए में ऊपर में एक होता है, ए में दो होता है, ओ में एक ऊपर होता है, एक पाई होता है, औ में दो ऊपर होता है, एक पाई होता है। तो ये स्वर की मात्रा। जैसे मान लीजिए हमने दिया नाम, नौ में पाई नाम, हर्षई दीन दीन, कुल कुल, कृपा, केला, कैसा, कोई, कौन। तो ये मात्रा को पहचानेंगे तो शब्द अशुद्धि कम होगी। अब देखिए इसमें आ जाइए अनुस्वार। व्यंजन समझने से पहले कुछ चीजें हम लोग पहले जान लें। अनुस्वार क्या है? अनुस्वार का मात्रा यह है, ऊपर में बिंदु, इसका उच्चारण नाक से होता है और इसका प्रयोग पंचमाक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचमाक्षर नहीं, अंग, य, ण, न, म, ये पांचवा अक्षर, हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर। ठीक है, तो उस पंचमाक्षर के स्थान पर होता है, यानी कवर का पांचवा अंग, चवर का य, टवर का ण, तवर का न, पवर का म, तो उसके जगह पर अनुस्वार होता है। यह व्यंजन में आता है, लेकिन यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसको ध्यान रखना। जैसे चंचल, तो च में अ है तब आया अनुस्वार। कंकड़ जब भी आएगा तो देखिए अनुस्वार में भी प्रयोग होगा, अंगों का अनुस्वार में, अंगों का यहाँ अनुस्वार में, य का अनुस्वार में, इस तरह से अनुस्वार का प्रयोग
होता है इस तरह से। अनुनासिक, अनुनासिक मतलब चंद्रबिंदु, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। इसके उच्चारण में लघुता होती है, यानी उच्चारण में थोड़ा सा कम उच्चारण निकलता है, इसे चंद्रबिंदु भी कहते हैं। जैसे चांद, आंख, अब आंख पर बिंदु नहीं देंगे, जब भी देंगे चंद्रबिंदु देंगे। गांव, चंद्रबिंदु ही देंगे। दांत, मुंह, तो इस तरह के शब्दों पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। विसर्ग, विसर्ग यानी संस्कृत में होता है जो शब्द के अंत में दो बिंदु देते हैं। यहाँ समझ लें हम लोग, हिंदी ग्रामर में भी कुछ वैसे शब्द है जैसे अतः, प्रातः, स्वतः, पुनः, हिंदी में भी इसका प्रयोग होता है। अनुस्वार की विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। अनुस्वार की तरह यहाँ शब्द लिखने में छूटा हुआ है, अनुस्वार के तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। तरह शब्द यहाँ छूट गया है। अनुस्वार के तरह भी, अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद में ही आता है। ठीक है, इसका उच्चारण कंठ है। अधिकतर प्रयोग इसका तत्सम शब्दों में होता है, संस्कृत शब्दों में, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, पुनः, इस तरह का प्रयोग। अयोगवाह, अयोगवाह परिभाषा बहुत सरल है। अ मतलब न, योग यानी योग, अवाह यानी वहन। ये जिसका योग न होते हुए भी वहन किया जाए, ढोया जाए, वही है अयोगवाह। अंग अह, ये अनुयोगवाह में आता है। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर में है और न ही व्यंजन में, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वर के साथ ही चलते हैं। अयोग न होने पर भी यह साथ रहता है, इसीलिए इसको अयोगवाह कहते हैं। जैसे अंगद, अनुस्वार स्वतः, अंत में योग नहीं है, फिर भी यहां पर यह प्रयोग होता है। व्यंजन जानने से पहले ये सब जरूरी था। अब ध्वनि जान ले व्यंजन के पहले, जानने के पहले। वर्णों के मूल रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण का जो मूल रूप है, जैसे क में अ है तो वर्ण हो गया, लेकिन हलंत रहेगा तो मूल ध्वनि हो गया। ल हलंत, म हलंत, च हलंत, ट हलंत। ठीक है, तो संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण के अनुसार ध्वनि के तीन भेद हैं, तीन प्रकार हैं। ध्वनि तीन प्रकार में विभक्त है। पहला देखिए संयुक्त ध्वनि, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं पर संयुक्त है, कर संयुक्त, दर संयुक्त, तो इस तरह से प्रयोग। परिभाषा है, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां जब संयुक्त होकर एक स्वर के सहारे बोली जाती हैं, उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। प, पर, प्र, आकार, प्राण, प्राण, संयुक्त उच्चारण करते ही हैं। पर संयुक्त, प्राण, व्रण, प्रवास, प्रकार, ये संयुक्त ध्वनि हुआ आपका। संपृक्त ध्वनि, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए उसे संपृक्त ध्वनि कहती है। यानी दो व्यंजनों के बीच जब वो ध्वनि आती है तो वो संपृक्त ध्वनि है। जैसे संबल, स और ब के बीच आधा म है कंबल, क और ब के बीच आधा म है डम्बल, ड और ब, तो इस तरह से जब बीच में आ जाए तो ये आपको संयुक्त ध्वनि होगा। युग्मक ध्वनि, युग्म मतलब जोड़ा होता है, युग्म मतलब जोड़ा, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए उसे युग्मक ध्वनि कहते हैं, यानी जोड़े रूप में प्रयुक्त हो, दोबारा प्रयोग हो, द्वित्व यानी दोबारा। जैसे दिक्कत, क हो गया, प्रसन्न, प्रफुल्ल, सज्जन, सम्मान, तो इस तरह के ध्वनियों को हम युग्मक ध्वनि कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं व्यंजन वर्ण। अब ध्वनि समझ गए, अब व्यंजन वर्ण में आते हैं। व्यंजन वर्ण की परिभाषा, जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो स्वर के सहारे बोले जाए वही व्यंजन वर्ण है। जैसे क, तो पूरा क बोलेंगे, उसमें अ रहेगा। ठीक है, अब आगे भेद में जानेंगे कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं। ऐसे मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, लेकिन वही संयुक्त व्यंजन और द्विगुण मिला करके ये 39 हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन छत्र ज्ञ और द्विगुण दो ड ढ, तो ये हो जाता है 39, 4 2 6 और 33, 39। चलिए, व्यंजन वर्ण के मुख्यतः तीन भेद। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ के स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से, मुंह से हवा निकलती है लेकिन इसका स्पर्श होगा। क से म तक ये 25 है। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी 50 25 आपका स्पर्श व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण, जिसका उच्चारण अंत स्थित इंद्रियों से हो
यानी कि हमारे मुख से श्वास निकला, लेकिन अंत स्थित इंद्रियों से होती है। य र ल व। अब अंतस्थ व्यंजन वर्ण को अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यह स्वर से बना हुआ है। ई का य होता है, ऊ का व, री का र, री का ल होता है। संधि में जब पढ़िएगा ना तो यह स्वर से बना हुआ व्यंजन है, इसलिए इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। उष्म व्यंजन जिसका उच्चारण मुख से निकली उष्मा के संघर्ष से हो, जो हम बोलते हैं हम लोग, जो गर्मी निकलती है मुख से, उसके उष्मा के संघर्ष से इस उष्म व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। इसलिए इस उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन वर्ण भी कहते हैं। उदाहरण में स स ह, 4 इसके भी उदाहरण हुए। अगला है आपका संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण दो भिन्न व्यंजन वर्ण के वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। दो भिन्न व्यंजन वर्ण मिलते हैं, जैसे स हलंत जोड़ र स्र, ज हलंत जोड़ य ज्ञ, क हलंत जोड़ स छ, त हलंत जोड़ र त्र। ये 4 हैं आपका संयुक्त व्यंजन। अब इसी व्यंजन क्रम में जानिए द्वित्व व्यंजन वर्ण। जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन के साथ मेल, यानी एक ही व्यंजन का 2 बार प्रयोग होता है, वही द्वित्व कहलाता है। जैसे उत्तर त त, सज्जन जज, सम्मान मम, तो इस तरह के प्रयोग को हम द्वित्व कहते हैं। अब द्विगुण व्यंजन वर्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जिसके उच्चारण में जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाए, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, वह जिह्वा से ऊपर उठती है लेकिन मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे आ जाती है। ड ढ, इसका प्रयोग भी 2 रूप में दिखाई देता है। जब बिंदु हटा देंगे तो ड, और जब बिंदु देंगे ढ ढ, तो ये प्रयोग 2 रूप में होता है। और इसको हम उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण को उत्क्षिप्त व्यंजन वर्ण भी ध्यान रखिएगा कहते हैं। और जैसे ड का बिंदु हटा करके प्रयोग डाल और डलिया, और वही जब बिंदु देते हैं सड़क लड़का। अब ढ में बिंदु हटा कर ढोल और ढक्कन, और वही जब बिंदु दे दिए तो पढ़ाई कढ़ाई। इस तरह से प्रयोग, ये 2 प्रयोगों के कारण इसको हम लोग द्विगुण व्यंजन, यानी 2 गुण इसमें है, इसलिए इसको द्विगुण व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब देखिए श्वास के आधार पर, जो श्वास निकलती है उसके आधार पर वर्ण के 2 भेद, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिसके उच्चारण में मुख से कम वायु निकले, हवा कम निकले। इसका उदाहरण हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण अंग य र ल व। और महाप्राण में आ जाएगा जिनके उच्चारण में मुख से कुछ अधिक वायु निकले, श्वास अधिक निकले, तो वह महाप्राण। अल्प प्राण महाप्राण बोलने से ही स्पष्ट हो रहा है, जहां कम निकले कहीं अधिक निकले। तो इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण ढ स स ह, ये होता है महाप्राण। नाद के दृष्टिकोण से वर्ण के 2 भेद, श्वास के आधार पर हम लोग पढ़ लिए। अब नाद के आधार पर वर्ण के 2 भेद, पहला घोष वर्ण और दूसरा अघोष वर्ण। घोष मतलब जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत हो, वह घोष वर्ण। और जहां स्वर तंत्रियां झंकृत न हो उसको अघोष वर्ण। देखिए नाम से ही परिभाषा है। घोष मतलब कि जहां घोष हो, उच्चारण हो, झंकृत हो। अघोष जहां झंकृत न हो। परिभाषा हमने लिखा है, जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत हो उसे घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह। आघोष वर्ण में जिसके उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत न हो। उदाहरण इसका हो जाएगा प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तलाभ्य स, मूर्धन्य स, दंती स। ये आपका हुआ श्वास के आधार पर और नाद के आधार पर। नाद मतलब आवाज और श्वास मतलब मुख से जो श्वास निकलती है। अब आ जाइए वर्णों के उच्चारण स्थान हम लोग जान लें, वो याद करने में बहुत आसानी है। जैसे मान लीजिए कंठ से किसका उच्चारण होता है, अ आ कवर्ग विसर्ग और ह, इसको कंठ वर्ण भी कहते हैं। तालु से किसका उच्चारण होता है, ह्रस्वी दीर्घी चवर्ग य और तालव्य स, इसको तालव्य वर्ण भी कहते हैं। मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है री र स टवर्ग, मूर्धन्य वर्ण इसको कहते हैं। दंत यानी दांत से री ल दंती स तवर्ग, इसको दंत्य वर्ण भी कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारण होता है ह्रस्व दीर्घु पवर्ग, इसको ओष्ठ वर्ण भी कहते हैं। कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से उच्चारण जिसका होता है ए कंठ तालव्य वर्ण इसको कहेंगे। कंठोष्ठ जिसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है ओ औ, 2 ही वर्ण है, इसको कहेंगे कंठोष्ठ वर्ण।
और जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ दोनों से हो वह केवल एक ही है, वह है व, इसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलिए, एक पल नीचे देख लीजिए, नीचे हमने लिखा है नाक से किसका किसका उच्चारण होता है। अब अंग य न न म, अंगों का कहिएगा कंठ से भी होता है तो सही है, अंग का उच्चारण कंठ और नासिका दोनों, य का उच्चारण तालु और नासिका दोनों, अण का उच्चारण मूर्धा और नासिका दोनों, न का उच्चारण दंत और नासिका दोनों, म का उच्चारण ओष्ठ और नासिका दोनों। अंग यण न म को नाक से उच्चारण होने के कारण नासिक के वर्ण कहते हैं। अब जो है पार्श्विक वर्ण, इसको वर्त से वर्ण व्यंजन कहते हैं। अब जिसके उच्चारण में जीवा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और पार्श्व अर्थात आसपास से हवा निकलती जीवा के नीचे से, उसे पार्श्विक या वर्त से व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका दो ही उदाहरण है, ल और ज, नुक्ता वाला ज, नुक्ता वाला ज, जरा और लाभ। आगे बढ़ते हैं, कुछ समझ लें हम लोग, कुछ वर्ण जो हैं प्रकंपित वर्ण और लुंठित व्यंजन वर्ण, दोनों एक ही हैं। जिसके जिह्वा का सबसे आगे वाला भाग कंपित होकर ध्वनि उत्पन्न करे उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसका एक ही उदाहरण है र। र जो है इसको उच्चारण होने के चलते प्रकंपित या लुंठित कहते हैं। अब इसका प्रयोग देख लीजिए, जब र किसी व्यंजन से पहले आए तो वह आगे वाले वर्ण पर रेप हो जाता है। र का प्रयोग कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है ये आपको हम बता रहे हैं, रेप हो जाता है। जैसे न हलंत जोड़ अ, र हलंत जोड़ म हलंत जोड़ अ, तब व्यंजन के पहले आया तो रेप हो जाएगा। नर्म वही क रहता तो कर्म हो जाता, मैंने इस तरह से प्रयोग। र से पूर्व कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र संयुक्त वाला र होता है, जैसे आ जोड़ म हलंत जोड़ र जोड़ अ, तो ये स्वर के पहले आया है तो इसलिए म में र हो गया मर। आम्र, स के बाद र आए तो स्र बनता है, स हलंत जोड़ र ओ प्लस त हलंत जोड़ अ, स्रोत। ट और ड के बाद र आता है तो उसका रूप ही बदल जाता है, तिकोना हो जाता है। ट जोड़ र हलंत, ट हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ ट्रक। देखिए यहाँ एकदम तिकोण लगाते हैं, र का प्रयोग यहाँ ऐसा। ड हलंत जोड़ र हलंत जोड़ आ, म हलंत जोड़ आ, ड्रामा। ठीक है, तो यह आपका हुआ का प्रयोग। अब देखिए इसी में जान लें हम लोग, वर्ण से ही संबंधित है अनुतान। अनुतान क्या है? सुरों के आरोह अवरोह के क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गई है और वही सुर लहर जो है अनुतान कहलाता है, यानी सुर लहर अनुतान है। अब अनुतान के दो भेद, एक शब्द अनुतान होता है और एक वाक्य अनुतान होता है। और जैसे मान लीजिए अच्छा शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं तो उसमें स्वीकृति भी होती है, विरोध भी होता है, प्रतिशोध भी होता है। अच्छा मान लीजिए कोई कहा तो आप कहते हैं अच्छा, मैंने अच्छा मतलब मैं कर लूंगा, और वही यदि आप कहते हैं कि अच्छा आप ही बने हुए हैं तो ये आपका विरोध हो गया। और कहीं मान लीजिए झगड़ा नहीं तो कहीं कुछ हो रहा है तो परसों अच्छा हम आ रहे हैं रुको रुको, तो ये प्रयोग है, ये प्रयोग के आधार पर के जो है इस शब्द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए वाक्य अनुतान में, अब वाक्य में जो अनुतान होता है कैसे होता है। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। अब बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, पहले से तो पता चल जा रहा है कौन बांधेगा, कोई कह रहा है कि बांधेगा, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, यहाँ प्रश्न पैदा कर रहा है, कौन बांधेगा भाई, कोई। तो यह सुर लहर है, इसी को अनुतान कहते हैं। अब आजिए अक्षर। अक्षर क्या है? अक्षर का मतलब है जिसका क्षर न हो, जिसका नाश न हो। जिसका क्षर अर्थात नाश न हो उसे अक्षर कहते हैं। जब वर्णों के साथ स्वर जुड़ता है तब वह अक्षर होता है। ठीक है, जब स्वर जुड़ता है तब अक्षर होता है, ऐसे नहीं होता है, नहीं तो वह मूल वर्ण होता है, मूल ध्वनि होती है। इसके दो भेद होते हैं, मुक्ताक्षर और बद्धाक्षर। जिस वर्ण में स्वर हो वह मुक्ताक्षर है, और जिस वर्ण में जिसके अंत में स्वर न हो वह बद्धाक्षर है। जैसे मुक्ताक्षर का उदाहरण देखिए, जा, इसमें स्वर है, आ जा गा खा पढ़ लिख हंस खेल, तो इसमें स्वर है तो इसलिए मुक्ताक्षर है। और जिसमें स्वर नहीं, जैसे श्रीमन नहलंत है, भगवान, तो ये बद्धाक्षर हो गया। अक्षर भी आप समझ गए। अब आइए बलाघात समझते हैं। बलाघात या स्वराघात। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए
जब किसी अक्षर पर हम विशेष बल देते हैं उसी क्रिया को बलाघात कहा जाता है। बलाघात या स्वराघात, स्वर पर जहां बल पड़े वही बलाघात। अब बलाघात के सामान्य नियम है, कुछ स्थितियां हैं जहां बलाघात की प्रक्रिया होती है। अब देखिए पहला नियम है, संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण पर बलाघात होता है। जैसे इंद्र तो नौद्र संयुक्त है, उसके पहले हुआ। विष्णु, पक्ष, तो इस तरह से विसर्ग वाले वर्ण पर बलाघात होता है। दूसरा नियम, दुख तो दू पर, निसंदेह नी पर, अंतःकरण तब। तो ये ई या उ या री वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते हुए अल्प बलाघात होता है, थोड़ा सा। हरि, समुदाय, स पर, ह पर, मातृ, माँ पर। तो इस तरह से जब शब्द के अंत या मध्य के व्यंजन में अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता है तो वहां पूर्ववर्ती अक्षर पर बलाघात होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, तो पूर्ववर्ती वर्ण पर, शुरू वाले वर्ण पर बलाघात हुआ। ये हुआ आपका बलाघात का नियम। अब वर्ण विच्छेद यहां जान लेते हैं। वर्णों को अलग करना और वर्णों को जोड़ना। अभी होता क्या है, वर्ण को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे र हलंत जोड़ आ, म हलंत जोड़ अ बराबर राम। तो ये र हलंत आ, म हलंत, ये वर्ण विच्छेद हुआ। राम इसको जोड़ करके हम लिखे। इंपॉर्टेंट शब्द हमने आपको यहाँ पर दिया है। जैसे दक्ष, द हलंत जोड़ अ, क हलंत जोड़ स हलंत जोड़ अ। व्यंजन में हलंत जरूर होगा, स्वर में हलंत नहीं होगा, व्यंजन में जरूर होगा। मंत्र, म हलंत अ के ऊपर अनुस्वार, त हलंत र हलंत जोड़ अ। यज्ञ, य हलंत जोड़ अ, ज हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ। विद्या, व हलंत जोड़ ई, द हलंत जोड़ य प्लस आ। बुद्धि, ब हलंत, यहाँ हलंत छूट गया है, हलंत व्यंजन में अवश्य होगा। ब हलंत जोड़ उ, द हलंत, ध हलंत जोड़ ई। प्रण, प हलंत, र हलंत प्लस अ, अण हलंत जोड़ अ, न हलंत भी यहाँ लिख सकते हैं। ड्रम, ड हलंत, र प्लस अ प्लस म हलंत जोड़ अ। कृपा, क हलंत जोड़ री, क्योंकि यहाँ पर री है, जहां पर जो स्वर है वही देना है। क हलंत जोड़ री, प हलंत जोड़ा कृपा। कर्म, उच्चारण देखिए, पहले र कहाँ आ रहा है, कर्म, क हलंत जोड़ अ, र म हलंत जोड़ अ। ये नियम हम लोग पहले पढ़े भी हैं, कहाँ र का प्रयोग करेंगे, कहाँ री का प्रयोग करेंगे, ये सब हम लोग पढ़ लिए हैं। इसलिए उच्चारण के आधार पर इसको ध्यान रखेंगे। व्यय, व हलंत जोड़ य हलंत जोड़ अ, य हलंत जोड़ अ। अतः, अ हलंत अ प्लस त हलंत जोड़ अ विसर्ग। तो ये आपका वर्ण विच्छेद, ये इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके आधार पर बहुत सा आप कर सकते हैं वर्ण विच्छेद, ध्यान रखिएगा। अब आइए वर्ण आधारित हम कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे प्रश्न आपको पूछता है परीक्षाओं में। अब निम्न में से अर्ध स्वर कौन है भाई, तो आपको हमने बताया है पहले ही अर्ध स्वर क्या है। अब 4 उदाहरण दिया है, तो अर्ध स्वर यह होगा। अंग निम्न में से किसका उदाहरण है, तो कौन है भाई अंग, तो इसमें कंठ वर्ण नहीं है, तो नाक से भी होता है, तो इसलिए नासिक्य। ऐसे कंठ वर्ण में अनासिक्य दोनों होता है, तो कंठ नहीं है तो नासिक्य होगा, अगर नासिक्य नहीं रहता तो कंठ होता। प्रकंपित वर्ण कौन है भाई, तो प्रकंपित वर्ण र है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कौन है, तो कंठ है। व का उच्चारण स्थान कौन है, तो दंतोष्ठ है। याद करना पड़ेगा आपको। अल्प प्राण का उदाहरण चुने, अल्प प्राण का आपको उदाहरण चुनना है। आपका 3 उदाहरण है, ग, स, ह। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन होता है और अंग य र ल व होता है अल्प प्राण में। तब सोचिए क्या होगा, तीसरा वर्ण है इसमें, ठीक है, तो ग होगा। संघर्षी व्यंजन वर्ण निम्न से कौन है भाई, तो जिसका उच्चारण करने में मुख से उष्मा निकले, संघर्ष हो, तो वो स, तीनों स होता है। चलिए अब वर्ण से संबंधित सारे जो प्रश्न थे आपको हमने निदान किया। चैनल को भाई सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। पुनः व्याकरण से संबंधित विषय लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।